हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनआईटीएन एक्सप्लेन्स पे। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 4 है क्लास 11th का। तो लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने कैथोड रे के बारे में पढ़ा हुआ था। लेक्चर 2 में आपको मैंने बताया था एनोड रे एक्सपेरिमेंट, और लेक्चर 3 में मैंने आपको मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बताया है, जिससे मिल्कन्स ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज निकाला था, जिसका वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम निगेटिव में आया हुआ था। ठीक है, तो आज एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये लेक्चर 04 है, जिसमें हम लोग जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। ठीक है, आज का लेक्चर छोटा होने वाला है, क्योंकि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी तुरंत आपको बता देंगे, बहुत ही छोटा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम भी पढ़ लेंगे। एटॉमिक मॉडल जो थॉमसन ने दिया था, थॉमसन याद कीजिए, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था वही थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, इसका अगला लेक्चर 05 में आप लोगों को रदरफोर्ड मॉडल हम बताएंगे। अगर इसका प्रीवियस वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th का। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी था, ये न्यूट्रॉन का डिस्कवरी सबसे लेट हुआ था। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका था, और सारा और जितना भी पार्टिकल्स था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन था। ठीक है, अभी हम लोग को पता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है फंडामेंटल पार्टिकल, लेकिन उस टाइम में तो किसी को नहीं पता था। तो 1932 में जाके न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, बहुत ही लेट डिस्कवरी हुआ न्यूट्रॉन का। इसके पीछे रीजन क्या है, तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है निगेटिव, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो चार्जलेस होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये अभी हमको पता है, पहले किसी को न्यूट्रॉन के बारे में भी नहीं पता था। ठीक है, तो इसका जीरो चार्ज होने के कारण से इसका डिस्कवरी में क्या हुआ, सबसे लेट हुआ। इसका डिस्कवरी सबसे लेट इसलिए हुआ, और जीरो चार्ज होने से क्या इफेक्ट पड़ा, इसका आंसर ये है कि जितना भी हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किए, तो उससे हमको कैसे पता चला कि कैथोड रे इज द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, क्योंकि कैथोड रे जो होता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ था, डेविएट कर गया था। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ चला गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता चल गया कि जो कैथोड रे होता है वो कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जैसे थॉमसन ने बताया था। उसके बाद गोल्डस्टीन जो एक्सपेरिमेंट किए थे एनोड रे का, तो एनोड रे भी क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वो जो एनोड रे है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, निगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो गया, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये प्लस चार्ज, ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट है। तो अगर हम एनोड रे को पास करेंगे, ये कौन सा रे है, एनोड रे को अगर हम पास करेंगे, तो एनोड रे क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको पता चल गया कि ये क्या है, ये पॉजिटिव पार्टिकल है। ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। आपको मैंने बताया भी था, अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में अगर आप हाइड्रोजन गैस लीजिएगा, तो वहाँ पर प्रोटॉन का डिस्कवरी हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन का मतलब ही होता है, प्रोटॉन का मतलब होता है H+ आयन। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H+ आयन। मैंने आपको डिटेल में बताया था लेक्चर 02 में, जहाँ पर मैंने आपको एनोड रे बताया था। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए ये पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ये न इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट हो रहा था, न मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट हो रहा था। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल चार्ज है, तो इसीलिए इसका डिस्कवरी लेट हुआ। इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, देखिए आपको बताते हैं। पहले जानते हैं कि मतलब जो साइंटिस्ट लोग थे, उन लोगों को कैसे पता चला कि न्यूट्रॉन नाम का भी कोई पार्टिकल है। ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो देखिए, अगर किसी भी एटम का अगर हम लोग मास मेजर करेंगे, किसी भी एटम का अगर हम लोग मास मेजर करेंगे, तो जैसे देखिए एटम में क्या क्या होता है, एटम में तो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन। ये सब डिटेल में आपको, अगर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद जब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया था, ठीक है, ये सब तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, लेकिन ये सब अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। मतलब अभी तक कहने का मतलब, हम जिस समय में अभी पढ़ रहे हैं, कैथोड एनोड रे पढ़ रहे हैं, तो उस समय में ये डिस्कवर नहीं होता। इसके बाद रदरफोर्ड क्या करेगा, अपना मॉडल देगा। ठीक है, तो
ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर इसका क्या होता है, चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर हम एटम का मास मेजर करेंगे, किसी भी एटम का अगर हम मास मेजर करेंगे तो मास जो होता है वो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। ये बात पहले किसी को नहीं पता था, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। देखिए पहले क्या हुआ, ये मैं आपको पहले बता दिया हूँ क्योंकि थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। देखिए पहले क्या हुआ, तो हाइड्रोजन का मास नापा गया। किसका मास? हाइड्रोजन का मास। हाइड्रोजन का मास तो हाइड्रोजन में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन का मास नापा गया तो इसका आया 1U। यू मतलब होता है यूनिफाइड मास। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना उसको हम 1 मान लिए। मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या मान लिए हैं, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोगों ने मान लिया 1, ठीक है, 1। इसको 1U लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। ये जो कार्बन 12 का होता है ना, उसका जो 12th पार्ट होता है, 12th पार्ट में से मतलब 12 डिवीजन करेंगे, उसमें से एक डिवीजन का मास होगा, उसी का मास क्या होता है, ये 1U होता है, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9th में भी दिया हुआ है और आपको मैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किए हैं, इसके बाद हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये बताऊँगा, ठीक है। तो बताइए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन तो 0 होता है। हाइड्रोजन में आपको पता होगा, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो जो मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का मास किस पे डिपेंड करेगा, प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें तो न्यूट्रॉन भी नहीं है। इसमें क्या है, न्यूट्रॉन भी नहीं है। तो हाइड्रोजन का मास 1U आ गया, एकदम सही है। उसके बाद क्या किया गया, सपोज मानते हैं, सपोज कार्बन का मास मेजर किया गया। किसका मास, कार्बन का मास। तो कार्बन में क्या क्या होगा, कार्बन में देखिए, कार्बन में प्रोटॉन, पहले उस टाइम में तो न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं था, तो सिर्फ प्रोटॉन इसमें कितना होगा, 6 प्रोटॉन होगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो इसमें 6 प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 6 होगा। 6 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। 6 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का मास तो 0 होता है, तो इसका एक्सपेक्टेड मास क्या था, इसका उस टाइम में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जब नहीं हुआ था तो इसका एक्सपेक्टेड मास था 6U। कितना था, 6U सिर्फ इसका मास आना चाहिए था। लेकिन मेजर करने पर, इसको मतलब वेइंग मशीन पे रखने पर इसका मास आ गया 12U। कितना आ गया, 12U। इसका मास कितना आ गया, 12U आ गया। इसका मास होना चाहिए था कितना, 6U। इसका मास होना चाहिए था कितना, 6U। U का मतलब मास ऑफ एक प्रोटॉन का मास कितना है, 1U। एक प्रोटॉन का मास कितना है, 1U, ठीक है। तो इसका एक्सपेक्टेड मास था उस समय तो किसी को नहीं पता था न्यूट्रॉन नाम का भी कोई पार्टिकल होता है। तो इसका एक्सपेक्टेड मास था 6U, लेकिन इसको मेजर करने पर इसका मास कितना आया, 12U। कितना आया, तो इसका मास कितना, 2 गुना से बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद सोडियम का सपोज मास मेजर किया, किसका मास, सोडियम का। तो सोडियम में क्या होता है, सोडियम में 11 प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन तो उस टाइम में डिस्कवर नहीं हुआ था, और 11 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसका मास तो 0 होता है, अप्रॉक्स क्या होता है, 0 होता है। तो इसका एक्सपेक्टेड मास कितना था, इसका एक्सपेक्टेड मास, साइंटिस्ट लोग ने इसका मास जो है एक्सपेक्ट कितना किया था, इसका मास एक्सपेक्ट किया था 11U, लेकिन इसका मास आ गया वेइंग मशीन पे रखने पर सोडियम का मास आ गया, किसका, सोडियम का मास आ गया, रियल मास, जो एक्चुअल मास था, जो इसका क्या है, एक्चुअल मास, इसका एक्चुअल मास आया 23U, ठीक है। देखिए 6U आया तो 6 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता, 7, 6.5, तो कोई उतना मतलब आश्चर्य का बात कोई नहीं था, ठीक है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जो है 12U आ गया। 12U आने पे एकदम सब साइंटिस्ट लोग क्या हुआ, वो लोग को एकदम पूरा झटका लग गया कि इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है मास में। यहाँ तो 2 गुना हो गया, यहाँ पर तो 2 गुना से भी एक ज़्यादा हो गया। मतलब 11 × 2 क्या हुआ, 22 हुआ, उसमें एक जोड़ देंगे तो 23, मतलब एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा आ गया मास। तब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, तो वो लोग को लगा हो सकता है कि जो एटम का मास हम लोग मेजर कर रहे हैं वो सिर्फ प्रोटॉन ही ना होके कोई एक और पार्टिकल इसमें है जिसका मास हम लोग मिस कर रहे हैं, जिसका मास हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्या हो जा रहा है, ये ज़्यादा मास आ जा रहा है, ठीक है। तो पहले एक्सपेक्टेड मास क्या था, जब प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं होता। हाइड्रोजन में तो ठीक है, हाइड्रोजन में तो मतलब न्यूट्रॉन नहीं होता है,
हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होता है, लेकिन और सारे में तो न्यूट्रॉन होता है। उस समय में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो उस समय में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो एक्सपेक्टेड मास था इसका 6u, क्योंकि 6 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है, लगभग 0 होता है, आपको बताएंगे 0.00054 होता है, तो अप्रॉक्स 0 होता है, उसका मास 0u होता है। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इसका मास होना चाहिए, लेकिन इसको वेइंग मशीन पे रखने पर इसका मास क्या हो गया, डबल आ गया। सोडियम का मास नापा गया तो क्या हो गया, डबल से भी एक ज़्यादा हो गया, 23u आ गया, इसका होना चाहिए था 11u। ठीक है, तो ये सब के कारण से क्या हुआ, साइंटिस्ट सब को क्या हुआ, वो सब सोचने पर ये मजबूर हो गया कि एक और इसमें ऐसा पार्टिकल हो सकता है जिसका हम लोग मास काउंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसका डिस्कवरी अभी तक नहीं हुआ है। तो दो रीजन मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी इतना लेट क्यों हुआ, और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी मतलब क्यों हुआ, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे साइंटिस्ट लोग को पता चला कि न्यूट्रॉन नाम का भी एक कोई पार्टिकल इसमें है, मतलब एक और पार्टिकल हमको छूट रहा है। तो पहला क्या था, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसीलिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट किया ना मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट किया। जितना भी एक्सपेरिमेंट हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल का, किसी में न्यूट्रॉन का पता नहीं लगा। और दूसरा रीजन, जब हम लोग मास मेजर कर रहे थे एटम का, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जितना प्रोटॉन का मास होगा उतना ही एटम का मास होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है। लेकिन हम लोग का जो एक्सपेक्टेड मास था उससे डबल आ जा रहा था, या डबल से एक ज़्यादा आ जा रहा था, 2 ज़्यादा आ जा रहा था, मतलब ज़्यादा आ जा रहा था, मैक्स बहुत ज़्यादा डबल आ जा रहा था। ठीक है, तो उसके कारण साइंटिस्ट लोग ये सोचने पर मजबूर हुए कि जो एटम का मास होता है वो सिर्फ प्रोटॉन से ना होके एक और कोई पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसका मास हम लोग छोड़ रहे हैं, जिसका डिस्कवरी अभी तक नहीं हुआ है। तो 1932 में जाके जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उससे पहले भी 2 साइंटिस्ट मिलकर एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जो है जेम्स चैडविक किए थे 1932 में जाके। 1932 समझ रहे हैं, मतलब बहुत ही लेट। ये सब 18वीं सेंचुरी में ही डिस्कवर हो गया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन 1932 में जाके जेम्स चैडविक के नाम से फेमस है। जेम्स चैडविक ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, तो उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल नहीं, बेरिलियम का फॉइल लिया था। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक पोलोनियम लिया। क्या लिया, पोलोनियम। पोलोनियम जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। पोलोनियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आप अगर पीरियोडिक टेबल कभी देखे होइएगा तो उसमें आपको पता चलेगा जिस एलिमेंट में स्टार लगा हुआ है, ठीक है, जो एफ ब्लॉक का होता है एलिमेंट, एफ ब्लॉक या एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक का कुछ एलिमेंट जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो उन्होंने पोलोनियम लिया, ठीक है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता रहता है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो है निकलता रहता है। तो उन्होंने पोलोनियम लिया, ठीक है। उसको जो है बेरिलियम के सीड से, बेरिलियम के फॉइल से, किसे, बेरिलियम के फॉइल से, ये बेरिलियम है, ये बेरिलियम का फॉइल या बोल सकते हैं सीट। बेरिलियम का एक पतला सा चादर लेके, बेरिलियम का एक चादर कितना पतला, उससे भी पतला, बहुत थीन। फॉइल का मतलब होता है बहुत ही थीन, ठीक है। सीट मतलब चादर, बहुत ही पतला चादर, ठीक है। उस पर क्या किया, तो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग किया। कहने का मतलब ये जो पोलोनियम है, पोलोनियम में से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा। सबसे पहले मैं आपको समझाएं तो अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है। अल्फा पार्टिकल मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस। अगर हीलियम से हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। अगर हीलियम को आयनाइज करेंगे, हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग रिमूव कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव कर देंगे तो He2+ बन जाएगा। और ये जो He2+ है, यही क्या है, अल्फा पार्टिकल। यही क्या है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल यही क्या है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अगर हम हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर 2+ चार्ज आ जाएगा। अगर हम लोग हीलियम से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो 2+ चार्ज आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो ये पोलोनियम से क्या होगा, तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा। क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा। ये सब क्या है, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब
He2+ का न्यूक्लियस, He2+ का मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, यही He2+ होता है। ठीक है, यहाँ पर बम्बार्डिंग करने पर जो है, बम्बार्डिंग करने पर, ठीक है, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन प्राप्त हुआ। यहाँ से क्या हुआ, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन प्राप्त हुआ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हाई एनर्जेटिक रेडिएशन यहाँ से मिला, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन। इसको शुरू में गामा रे नाम दिया गया था। शुरू में ये जो रे निकला यहाँ से उसको गामा रे नाम दिया गया था। अभी देखिए आपको हम जो है पूरा इसका मतलब केमिकल रिएक्शन लिख के बताते हैं क्या हुआ था। सबसे पहले पोलोनियम लिया गया था। क्या लिया गया था, पोलोनियम। पोलोनियम से क्या हुआ था, अल्फा पार्टिकल निकला था। तो अल्फा पार्टिकल हमको मेन जरूरी है। यहाँ से बेरिलियम लिया था। तो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज हुआ था आपको बताते हैं। देखिए बेरिलियम था, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, इसका एटॉमिक मास होता है 9, प्लस यहाँ पर हीलियम लिया हुआ था। किस क्या, हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस को ही क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का बमबार्डिंग हो रहा है, तो कोलिजन किसके बीच में हो रहा है, कोलिजन हो रहा है हीलियम, ये बेरिलियम और अल्फा पार्टिकल के बीच में। कोलिजन रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है, बेरिलियम और अल्फा पार्टिकल के बीच में, बेरिलियम के न्यूक्लियस और हीलियम के न्यूक्लियस के बीच में। इसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन आप लोग पढ़िएगा बाद में। ये केमिकल रिएक्शन से डिफरेंट होता है, ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हीलियम है, क्या है, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास होता है 4। ठीक है, ये दोनों को रिएक्शन करने पर कार्बन का न्यूक्लियस मिला। बेरिलियम के न्यूक्लियस और हीलियम को न्यूक्लियस को अगर हम मिलाएंगे, अगर दोनों का रिएक्शन किए, यहाँ से इसका बम्बार्डिंग किए, तो क्या निकला, हमको कार्बन का न्यूक्लियस मिला। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका एटॉमिक नंबर 2, तो टोटल एटॉमिक नंबर मिलकर कितना हुआ, 6 एटॉमिक नंबर हुआ। तो 6 एटॉमिक, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और 9 + 4 कितना होता है 13, लेकिन कार्बन का मास कितना होता है 12, कितना होता है 12। तो देखिए, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास होता है वही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। तो 9 + 4 कितना हो गया 13, और यहाँ पर लेकिन 12 आ रहा है, तो एक मास इसका मिसिंग हो रहा है, 1 यूनिट मास इसका क्या हो रहा है, मिसिंग हो रहा है। और एटॉमिक नंबर देखिए दोनों तो बैलेंस हो गया। तो इसका ऐसा पार्टिकल एक निकला जिसका एटॉमिक नंबर 0 था और इसका मास क्या था 1 था। एटॉमिक नंबर 0 और मास 1, एटॉमिक नंबर 0 और मास 1। ठीक है, तो यही इसका क्या है फुल, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको रिएक्शन ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। 1932 में चैडविक ने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसमें इन्होंने पोलोनियम लिया था जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसमें से अल्फा बीटा गामा रे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा रे निकलेगा। अल्फा रे क्या होता है, अल्फा रे होता है He2+ न्यूक्लियस का होता है, मतलब बहुत सारा He2+ न्यूक्लियस होगा, He2 मतलब हीलियम का न्यूक्लियस होगा, उसी के कलेक्शन क्या बोलते हैं, अल्फा रे बोलते हैं। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग किया गया किसके, बेरिलियम के चादर पे, बेरिलियम के फॉइल पे। तो यहाँ से बहुत ही हाई एनर्जेटिक रेडिएशन निकला। यहाँ से क्या निकला, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन। और ये हाई एनर्जेटिक रेडिएशन को अगर हम लोग जो है पैराफिन वैक्स से जो हम अगर पास करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन उस पर पैराफिन वैक्स पे चिपक जाता है। अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, इसको आप नोट कीजिए तो बताते हैं। नोट कीजिए, इसको नीचे में दिख रहा है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये हाई एनर्जेटिक रेडिएशन है। ये जो है हमारा हाई एनर्जेटिक रेडिएशन, इसको अगर हम पैराफिन वैक्स से पास करेंगे, इसको अगर हम पैराफिन वैक्स से पास करेंगे, ये पैराफिन वैक्स है, पैराफिन वैक्स मोम। ठीक है, इससे अगर हम इस रेडिएशन को, हाई रेडिएशन जो है, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन, इसको अगर हम क्या करेंगे, पास करेंगे, तो यहाँ पर भी, यहाँ से रेडिएशन बाहर निकल जाएगा। रेडिएशन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन जो है बच जाएगा, क्योंकि ये जो रे जो था ना, किससे मिलके बना हुआ था, न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ था, और ये न्यूट्रॉन इसमें ट्रैप हो जाएगा, और यहीं से क्या हो गया, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, न्यूट्रॉन का क्या हो गया, डिस्कवरी हो गया। ये है हाई एनर्जी रेडिएशन, हाई
जेटिक रेडिएशन। हम लोग को पता चल गया कि कैसे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9, उसको रिएक्शन कराया हीलियम के न्यूक्लियस से, मतलब बेरिलियम के न्यूक्लियस, अगर हीलियम के न्यूक्लियस से रिएक्शन किया तो कार्बन का न्यूक्लियस दिया। देखिए तो इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 4 दोनों मिलके किसका एटॉमिक नंबर दिया, कार्बन का 6, और इसका एटॉमिक मास 4, इसका एटॉमिक मास, इसका 9, इसका 4, तो 9 4 कितना हो गया 13। लेकिन यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो एक मास मिसिंग हो रहा था, तो वही ये एक मास किसका होगा, न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रॉन पे 0, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 0 और मास क्या होता है 1 होता है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद चार्ज और मास रेशियो बताते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बात करेंगे, किसका, न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस पार्टिकल है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस पार्टिकल है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है चार्ज अपॉन मास का रेशियो। क्या होता है, चार्ज अपॉन मास का रेशियो। स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है चार्ज अपॉन मास का रेशियो। तो चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो स्पेसिफिक चार्ज भी क्या हो जाएगा 0। चार्ज अगर 0 तो स्पेसिफिक चार्ज भी 0। अगर चार्ज क्या है, चार्ज ऊपर वाला क्वांटिटी 0 है, नीचे मास कितना भी रहे, मास कितना भी रहे, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0। तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है 0। न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है 0, और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन का मास जो होता है अप्रॉक्स 1.678 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है, बराबर या थोड़ा सा आप ज़्यादा बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के मास के अप्रॉक्स या थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसीलिए जो एटम का जो मास आ रहा था वो कभी डबल हो जा रहा था, कभी डबल से एक ज़्यादा हो जा रहा था। ठीक है, तो यही था टोटल न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी का आपको मेन जो है वो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखना है, और ये सबसे लास्ट में जाके डिस्कवर हुआ था। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोगों ने अभी तक सारा फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पढ़ लिया है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सारा फंडामेंटल पार्टिकल हम लोगों ने पढ़ लिया। मैं एक टेबल बना के कुछ आपको नोट करा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग थॉमसन मॉडल पे चलेंगे। ठीक है, अभी तक जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सबको। यहाँ पर लिख देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में हम लोगों ने अभी तक सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर लिख देते हैं पार्टिकल। पार्टिकल में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पार्टिकल में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसका अगर हम चार्ज का बात करेंगे, किसका, चार्ज,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये आपको मैंने बताया था। प्रोटॉन का चार्ज कुछ नहीं होता है, इसी का क्या होता है, ये एंटी पार्टिकल है, ये निगेटिव चार्ज तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन खाली अपोजिट हो जाता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इसका भी मैग्नीट्यूड होगा, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो। अगर हम मास का बात करेंगे, किसका, मास का तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, -31 kg। उसके बाद प्रोटॉन का मास का बात करेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का मास का बात करेंगे तो प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर या थोड़ा सा बड़ा होता है, इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव चार्ज के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो रिलेटिव चार्ज का क्या होगा, इसका चार्ज जो है हम लोग -1 यूज करते हैं, इसका चार्ज +1 यूज करते हैं, इसका चार्ज 0 यूज करते हैं। रिलेटिव चार्ज कहने का मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको -1 काउंट करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो -5 काउंट करेंगे। अगर प्रोटॉन का मास अगर 5 प्रोटॉन होगा तो उसको +5 चार्ज बोलेंगे, ठीक है। उस तरह से अगर रिलेटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे, रिलेटिव चार्ज हमारा हो जाएगा इसका -1, इसका 1, इसका 0, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो -1 चार्ज हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन रहा तो -10 चार्ज हो गया, और 10 प्रोटॉन रहेगा तो +10 चार्ज हो गया, ठीक है। एक मान लिए इसका रिलेटिव चार्ज, इसका क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद अगर हम जो यूनिफाइड मास अगर इसका देखेंगे, यूनिफाइड मास, ठीक है, मास यू में, तो अगर इसका मास अगर यू में देखेंगे तो इसका वैल्यू होता है 0.00054। इसका मास लगभग 1 के बराबर होता है, फिर भी 1.00727 के अप्रॉक्स लगभग होता है। और लास्ट वाले का जो होता है, लास्ट वाला का 1.00862 अप्रॉक्स लगभग होता है, 867 इसका होता है लगभग। मान लीजिए इसका जो ये मास इन यू, ये जो है ना, ये यूनिफाइड मास है। यूनिफाइड मास आपको हम पढ़ाएंगे, आप पढ़े होंगे क्लास 9th में भी, कि जो कार्बन 12 का जो मास होता है ना, मतलब 12 कार्बन का, मतलब कार्बन 12 को अगर 12 पार्ट में अगर बांटेंगे तो एक पार्ट का जो मास आएगा वो इतना आएगा, लगभग इसके अप्रॉक्स आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका 1 पॉइंट कुछ है, मतलब बहुत ही कम वैल्यू 1 के बाद। तो इसका अगर हम मतलब अप्रॉक्स मास लेंगे, क्या लेंगे, अप्रॉक्स मास लेंगे, तो इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये कितना है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 टर्न्स है, पॉइंट के बाद 1 लाख छोटा, तो इसका 1, इसका 1, इसका अप्रॉक्स क्या लेंगे 1, और इसका अप्रॉक्स क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है। इसीलिए एक प्रोटॉन होता है तो उसका मास कितना लेते हैं 1, एक न्यूट्रॉन होता है तो तभी उसका मास कितना लेते हैं 1 लेते हैं। तो जब अगर हम सोडियम का बात करेंगे तो सोडियम का मास कितना आ गया था 23U, कितना आया था 23U। इसका मतलब क्या था वहाँ पे, इसका मतलब वहाँ पर जो है कितना प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, क्योंकि 11 नंबर में सोडियम है तो 11 प्रोटॉन है, तो बच गया क्या न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर 12 न्यूट्रॉन होगा। इसीलिए इसका मास जोड़ के कितना आया था 23U, इसीलिए इसका मास जोड़ के कितना आया था 23U आया था, ठीक है। क्योंकि जो मास होता है, किसी भी एटम का मास होता है, वो इक्वल टू होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, देख लीजिए जहाँ से आप डाटा, नेग्लिजिबल मास है इसका लगभग 1 के बराबर, इसका भी लगभग 1 के बराबर, ठीक है। तो इसीलिए सोडियम का जो मास हुआ था वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर हुआ था। इलेक्ट्रॉन को हम लोग काउंट नहीं करते हैं क्योंकि उसका मास नेग्लिजिबल होता है, नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग थॉमसन मॉडल पे जाते हैं। चलिए, तो हम लोग अब जो है एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग का ये फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवरी हो गया। अब हम लोग एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट एटम का मॉडल था, अभी तक तो फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ है। जो फर्स्ट एटम का मॉडल था वो जे थॉमसन ने दिया था। कौन दिया था? जे थॉमसन, वही सर जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, किया था, ठीक है। तो हमको पढ़ना है अभी एटॉमिक मॉडल। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन अभी खत्म हो चुका है, तो हमको पढ़ना है एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ना है? एटॉमिक मॉडल।
एटॉमिक मॉडल। ये नेक्स्ट टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग अभी जो है सिर्फ थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग कल जो है रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे उससे, ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला मॉडल जो था वो थॉमसन का मॉडल था। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल या राइजन पुडिंग मॉडल भी इसको हम लोग बोलते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, या इसी को वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है कहीं कहीं। क्या बोला जाता है? वाटरमेलन मॉडल, मॉडल, ठीक है। तो कोई भी कुछ भी बोले सबका मतलब सेम है, बाद में जाके थ्योरी गलत हो गया, ठीक है। देखिए जे थॉमसन जो थे उन्होंने सबसे पहले जो है फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवरी किया था। जो सबसे फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवरी हुआ था वो इलेक्ट्रॉन था, जो जे थॉमसन के द्वारा डिस्कवरी हुआ था, ठीक है एकदम। तो जो फर्स्ट पार्टिकल था, जो फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल था एटम का, वो जे थॉमसन के द्वारा डिस्कवरी हुआ था, जो कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी उन्होंने किया था। तो जो जितना भी साइंटिस्ट लोग थे और भी आदमी सब जो है इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, क्योंकि मतलब इन्होंने जो मॉडल दे दिया, ये थॉमसन मॉडल एकदम सबने एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब ये सही होगा एकदम, क्योंकि उन लोगों को ये मालूम था क्योंकि ये थॉमसन जो देंगे तो वो सही ही देंगे। क्यों? क्योंकि मतलब उन्होंने फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवरी किया था, तो उनको ज़्यादा नॉलेज होगा एटॉमिक मॉडल के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने भी बिना कुछ रीजन के, बिना कुछ तत्व के जो है मतलब एक मॉडल दे दिया, वाटरमेलन मॉडल। इन्होंने क्या बोला कि जैसे वाटरमेलन होता है, जैसे ये सपोज एक वाटरमेलन का मैं ये यहाँ पर बना देता हूँ टुकड़ा, ये वाटरमेलन है। ये क्या है? वाटरमेलन है। जैसे वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट होता है, ठीक है, जैसे वाटरमेलन में जो ये रेड वाला, सपोज रेड वाला पार्ट कैसे बना है, तो ये मान लेते हैं ये रेड वाला पार्ट है सब। ये वाटरमेलन का क्या है? ये रेड वाला पार्ट है। ये सब क्या है? ये रेड वाला पार्ट है। जितना भी हम कलर कर रहे हैं ये सब क्या है? रेड पार्ट है। वाटरमेलन, ये क्या है? वाटरमेलन है। ये है वाटरमेलन, वाटरमेलन, ठीक है। ये वाटरमेलन का ये रेड वाला पार्ट, ये है रेड वाला पार्ट। उन्होंने बोला ये रेड वाला पार्ट जो है, रेड पार्ट जो होता है, ये इन्होंने इसको बोला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तब तक इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ, तब तक प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, ठीक है। इसीलिए इन्होंने बोला इसको पॉजिटिव पार्ट, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसको रेड वाला पार्ट को इन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, रेड वाला पार्ट को इन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इन्होंने बोला रेड वाला पार्ट को बोला इन्होंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और जिस तरह वाटरमेलन में जो सीड सब होता है, कहीं कहीं पर क्या होता है? सीड होता है वाटरमेलन में, जैसे कहीं कहीं पर क्या होता है? सीड होता है कि नहीं? वाटरमेलन में कहीं कहीं सीड होता है। इन्होंने बोला इस सीड्स को बोला, क्या बोला? ये वाटरमेलन का जो ये सीड्स है, इसको उन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन बोला। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बोला जिस तरह वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट होता है उसमें जो होता है सीड्स क्या होता है? एम्बेडेड होता है, ठीक है, उसमें फंसा हुआ होता है। उसी तरह जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फंसा हुआ होता है। और ओवरऑल जो होता है ये न्यूट्रल होता है। ओवरऑल एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देता है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? वाटरमेलन मेथड मॉडल में इन्होंने बताया कि वाटरमेलन में जैसे जो रेड वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट उसको मान लिया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि जो सीड्स होता है, जैसे सीड्स वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट होता है उसमें एम्बेडेड होता है, उसमें फंसा हुआ होता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम में फंसा हुआ होता है। किसमें? प्रोटॉन में, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में क्या होता है? फंसा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन। और ओवरऑल जो होता है एटम न्यूट्रल होता है। और एटम क्या होता है? न्यूट्रल। तो इन्होंने सबसे बढ़िया चीज़ इसमें बताया था ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के न्यूट्रल बिहेवियर को उन्होंने बताया था, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल इसका नाम क्यों पड़ा? तो प्लम मतलब होता है कोई मीठा चीज़, जैसे मतलब खीर हो गया,
खीर हो गया। अब पुडिंग का मतलब होता है उसके अंदर जो किशमिश वगैरह कुछ जो होता है, जो मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ जो होता है ऊपर से इम्बेडेड होता है उस खीर में, ठीक है। तो उन्होंने प्लम को बोल दिया पॉजिटिव वाला पार्ट, उन्होंने प्लम को बोला पॉजिटिव पार्ट। एक और उन्होंने एग्जांपल दिया इसका, ठीक है। प्लम जैसे पॉजिटिव पार्ट बोल दिया। ये पुडिंग जो होता है पॉजिटिव, पुडिंग मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जैसे किशमिश वगैरह सब नहीं रहता है खीर में डाला हुआ। तो जैसे ये एक कटोरा, इसमें क्या है, खीर बड़ा हुआ है, ये क्या है, खीर है। इसमें खीर को बना देते हैं इससे। वहाँ पर भी मैंने रेड पार्ट को बनाया था ब्लू पेन से, तो यहाँ पर भी ब्लू पेन से बनाता रहा। ये खीर है, ठीक है। तो जिस तरह इस खीर में ये छोटा छोटा कहीं कहीं पर क्या होता है, किशमिश होता है, ये ड्राई फ्रूट होता है। उसी तरह ये उन्होंने बताया कि ये जो खीर वाला है, ये जो प्लम वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ये ड्राई फ्रूट वाला जो पार्ट होगा, ये जो मतलब ये जो इम्बेडेड होगा, ये क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। यही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो मतलब पूरा जो होता है, पूरा ये क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में निगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इम्बेडेड होता है। तो उस समय में उन्होंने प्रोटॉन नहीं बोला था, ठीक है। बार बार मैं प्रोटॉन बोल दे रहा हूँ क्योंकि प्रोटॉन हैबिट हो गया बोलने का। तो तब तक प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, ठीक है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करने के बाद ये तुरंत ये मॉडल दे दिया था, ठीक है। ये मॉडल वैसे गलत है, आगे चल के आपको पढ़ाएंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने एकदम डिटेल में बताया था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था। इन्होंने तो कुछ जिक्र नहीं किया न्यूक्लियस के बारे में और दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। इसका बहुत सारा ड्रॉबैक्स है, तो इसलिए ये थ्योरी जो है ज़्यादा तक सक्सेस नहीं हो पाया। ये थ्योरी इसलिए कुछ दिन चला क्योंकि थॉमसन का नाम ही काफ़ी था उस टाइम में, ठीक है। इसका भौकाल था एकदम पूरा, इसलिए क्योंकि इन्होंने फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर दिया था। उस समय में दूर दूर तक कोई एटम के बारे में उतना कुछ नहीं जानता था। डाल्टन ने कुछ थ्योरी बस दिया हुआ था एटम के बारे में, ठीक है। और उसके बाद डाल्टन का थ्योरी उस समय गलत हुआ था क्योंकि डाल्टन ने बताया था कि एटम को हम उससे छोटा पार्टिकल में नहीं तोड़ सकते हैं, एटम को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन थॉमसन ने उसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो थॉमसन का क्या था उस टाइम में, थोड़ा मतलब भोकाल टाइप का था। तो उन्होंने जो मॉडल दे दिया वही कुछ दिन तक चला, जब तक रदरफोर्ड का मॉडल नहीं आया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। ये उन्होंने बताया था कि ये जो वाटरमेलन में जैसे रेड वाला पार्ट होता है, तो रेड वाला पार्ट को जो होता है उन्होंने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और उसमें जो सीड्स होता है वाटरमेलन में, उसी तरह जैसे सीड फंसा हुआ होता है पॉजिटिव पार्ट में, उसी तरह बोला कि प्रोटॉन में जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फंसा हुआ होता है। यही मॉडल उन्होंने दिया, वाटरमेलन मॉडल। और उसी तरह प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब, प्लम मतलब होता है मीठा खीर, और उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट जैसे फंसा हुआ होता है, किशमिश वगैरह, उसी तरह इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुआ है, फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा था प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल थॉमसन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका लिखा देता हूँ, इसका डिफिनीशन। इन्होंने मेन बताया था ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया था। चलिए ये सब मैं रब कर देता हूँ, तो आपको मैं लिखा देता हूँ यहाँ से। थॉमसन मॉडल, इन्होंने बताया था एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्मली, एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज्ड particle in which electron is embedded। इन्होंने बताया कि एटम में जो होता है, ये चारों जो एटम है ना, ये एटम है ना, एटम का जो मतलब एटम गोलाकार का होता है, ये तो डेल्टन ने ही बता दिया था, ठीक है। तो ये जो एटम जो होता है, इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिफॉर्मली क्या होता है, जो कि ये गलत है। एटम में यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। आपको रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाएंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसमें आपको समझ में आएगा। तो उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिस तरह वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट
होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सारा जगह। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें क्या होता है, इम्बेडेड होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसमें, इम्बेडेड होता है। और इन्होंने मेन चीज़ क्या बताया था, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, मतलब एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, और एटम क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो एक पॉइंट इन्होंने और बताया था, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, मतलब क्या है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, और एटम पर नेट चार्ज जीरो होता है। एटम पर नेट चार्ज ऑन एटम, नेट चार्ज ऑन एटम इक्वल टू जीरो। ये एक बात इनका सही था, ठीक है, ये एक बात इनका सही था कि एटम पे नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। ओवरऑल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यही था हमारा थॉमसन मॉडल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अभी आज बताया है कि इस लेक्चर में, लेक्चर 04 में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी बताया है और थॉमसन मॉडल बताया आपको, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी से पहले ये थॉमसन मॉडल आया था, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, थैंक यू।